बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फिफ्थ अंपायर। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं साबिक कप्तान आमिर सुहेल साहब। नाज़रीन, आज T20 वर्ल्ड कप का फाइनल होने जा रहा है। ये फाइनल किस हद तक मार्का खेज साबित होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन दुनियाई क्रिकेट के 3 बड़े राइवलरीज हैं जिसमें पाकिस्तान और भारत हैं। इन दोनों का जब मैच हो तो मैच कम और जंग ज़्यादा लगती है। ऐसी ही सूरत हाल इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच में देखने में आती है। तीसरी राइवलरी ने जन्म तब लिया था जब 1 फरवरी 1981 को ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ग्रेग चैपल के कहने पर उनके बॉलर ट्रेवर चैपल ने ब्रायन मैकेंजी को अंडर आर्म बॉल करवाई थी। उसके बाद ये हरीफ बने। आप उर्फे आम में इन्हें रिवायती हरीफ भी कह सकते हैं। अब ये रिवायती हरीफ एक मैच में मद्दे मुकाबिल है और अगर वो मैच T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हो तो किस हद तक मज़ेदार हो सकता है और किस हद तक गर्मजोशी उसमें हो सकती है, इसका तो अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। आमिर भाई की तरफ बढ़ेंगे और बात यहीं से शुरू करेंगे। आमिर भाई, अगर अब तक की तारीख देखी जाए, न्यूजीलैंड जो है वो किसी भी नॉकआउट मैच के अंदर ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त नहीं दे सका, लेकिन हमने ये भी देखा कि इस T20 वर्ल्ड कप में बहुत सी तारीखें बदली भी हैं, हिस्ट्री चेंज हुई है। आज का मैच किस हद तक पुरजोश देख रहे हैं और कैसा देख रहे हैं? देखिए, मैं उसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि राइवलरी की आपने बात की, राइवलरी इनकी है और दोनों टीमें चाहती हैं कि वो डेस्परेटली चाहती हैं एक दूसरे से मैचेस जीतें। अभी तक ऑस्ट्रेलिया ने मौका नहीं दिया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो न्यूजीलैंड टीम है ये बड़ी हार्ड वर्किंग टीम है। ये आज बहुत ज़्यादा टफ टाइम देगी ऑस्ट्रेलिया को। और दूसरी चीज़ ये है कि एक जो कंजेक्चर है वो ये है कि ये दोनों टीमें अनएक्सपेक्टेड फाइनल्स में आई, इनका तो कोई सोच भी नहीं सकता था। उस चीज़ ने दोनों कप्तानों को जो है वो बड़ा पिंच किया है और उन्होंने रिएक्ट भी किया कि ये क्या बात हो रही है, हम परफॉर्म करके आए हैं, अच्छा खेल के आए हैं। सो आई थिंक ये भी चीज़ जो है इनको प्रोवोक करेगी या इनको जो है इंस्टिगेट करेगी कि ग्राउंड के अंदर आएँ और ज़्यादा प्रूव करें लोगों को अच्छा खेल के कि नहीं, हम डिज़र्व करते थे फाइनल में आना। तो आप ये देखें कि अगर आज कोई भी टीम मैच जीत जाती है वो T20 वर्ल्ड कप पहली बार जीतेगी, तो ऐसी सूरत हाल में टीम अंडर प्रेशर होती है, नर्वस होती है या ओवर एक्साइटेड होती है? देखिए, शुरू में तो आप नर्वस होते हो जैसे मैच स्टार्ट होता है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे बॉलर 1-2 गेंद कर लेता है, बैट्समैन के बल्ले के ऊपर एक आधी गेंद लग जाती है, उसके बाद ड्रेसिंग रूम का माहौल भी जो है थोड़ा सा रिलैक्स होना शुरू हो जाता है। उसके बाद ग्राउंड पे जो फील्डर हैं, जो टेंशन है वो जो है वो सबसाइड करनी शुरू कर देती है। तो टेंशन तो होती है और इतना बड़ा मैच हो और T20 वर्ल्ड कप में जैसे आपने मेंशन किया कि पहली दफ़ा दोनों टीमों के, ऑस्ट्रेलिया तो पहले भी फाइनल में आया हुआ है, हार गया था, जीतने के दोबारा चांसेस हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए और न्यूजीलैंड के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम, जिस तरह आपने पहले कहा कि कभी भी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को नॉकआउट मरहले के ऊपर हराया नहीं हुआ। तो आई थिंक न्यूजीलैंड के लिए काफ़ी ज़्यादा है टू प्रूव और अच्छा परफॉर्म करके दुनिया को बताने का कि हम भी अब जो है क्रिकेटिंग फोर्स बनते जा रहे हैं। और देखिए, पिछले काफ़ी अरसे से न्यूजीलैंड की जो क्रिकेट है वो ऊपर की तरफ जा रही है। पहले आप न्यूजीलैंड की बात करते थे, उनके पास ना स्पिनर कोई तगड़े हुआ करते थे, सिवाय एक उनके विटोरी थे, फास्ट बॉलर रिचर्ड हेडली। उसके बाद उनके पास बिट्स एंड पीसेस आए हैं, ऑलराउंडर काफ़ी रिलाई करते थे, उनके पास आए हैं, बॉन्ड आए, डैनी मॉरिसन बीच में आए, लेकिन एक टाइम के ऊपर इतने ज़्यादा अच्छे फास्ट बॉलर या स्पिनर या बैट्समैन उनके पास नहीं हुए। वो बेसिकली बॉलिंग में भी एक बंदे पर रिलाई करते थे और बैटिंग में भी एक बंदे पर रिलाई करते थे। अब इनकी टीम ऑल राउंड गुड टीम बनी हुई है और आपने देखा वर्ल्ड कप फाइनल पे भी आए, 2019 में ICC टेस्ट चैम्पियनशिप भी इन्होंने जीती। तो इनकी क्रिकेट जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही है और मैं ये समझता हूँ कि आज इनके पास भरपूर मौका है कि ये लिफ्ट करें ट्रॉफी और ये डिजर्व करते हैं। मौका तो दोनों तरफ है, डिजर्व तो दोनों करते हैं। देखना ये कि आज का मैच किस हद तक मजे का होता है। नाज़रीन, इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल गफ्फार साहब। अब्दुल गफ्फार साहब, बहुत मशकूर हूँ 92 न्यूज़ को इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। आज कहा जा सकता है कि दुनियाई क्रिकेट का तीसरा बड़ा हरीफ जो है वो मैदान में है, यानी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो आज के मैच में अगर दोनों तरफ टीम कैपेसिटी आप देखें, एबिलिटी देखें, तो कौन सी टीम आज आपको भारी दिखाई देती है? बहुत शुक्रिया यासिर, और सबसे पहले आमिर भाई को अस्सलाम वालेकुम। और जैसे आमिर भाई भी कह रहे थे कि इन दोनों टीमों के बारे में ज़्यादा सोचा नहीं था और ये हकीकत है, क्योंकि जब टूर्नामेंट की रेटिंग बन रही थी टूर्नामेंट से पहले तो पाकिस्तान, इसी तरह इंग्लैंड की बहुत बात हो रही थी, इवन वेस्ट इंडीज़ को लोग बड़ा रेट कर रहे थे। नाउ दिस इज द टेस्ट के जो हमने देखा कि ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा फेवरेट टीमें ही ICC इवेंट्स के अंदर आगे जाएं, और स्पेशली
न्यूजीलैंड ने और फिर ऑस्ट्रेलिया ने। हालांकि वो इंग्लैंड के खिलाफ जो मैच, मुझे लगता है कि वो उनकी आंखें खोल देने के लिए काफी था। बहुत बुरी हार थी वो, बड़े कम्प्रीहेंसिव तरीके से इंग्लैंड ने इनको आउटक्लास किया था, लेकिन उस हार से सबक सीखा, मार्च को ऊपर लेकर आया, स्टीव स्मिथ को नीचे किया, अपनी बॉलिंग ऑप्शन को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन किया, और ऐसी ही चीज आपको सिखा देती है। लेकिन दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं, लेकिन एक पॉइंट मैं जरूर कहूंगा जो शायद पाकिस्तान ने भी थोड़ा सा मिस किया, मुझे लगता है 180 प्लस तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे तो आप उसको एक इस टूर्नामेंट का पैटर्न के तौर पे देख लीजिए कि रन चेज ही हो रहे हैं। दूसरा, चाहे ड्यू फैक्टर कम है या ज्यादा, लेकिन वो फैक्टर जरूर रहता है। और हमने देखा कि सरफराज अहमद की मुझे एक थीम याद है कि जब वो भी बहुत कामयाब T20 कप्तान थे, वो चेजिंग को प्रेफर किया करते थे। तो हमने देखा कि फिर ये एक मंत्रा ही बन गया कप्तानों का लीग के अंदर, इंटरनेशनल क्रिकेट में, कि आपको हदफ का जब पता होता है तो बैटिंग साइड अपने आप को प्लान आउट करती है। और जहां तक मैं वो अपनी बात कंप्लीट करना चाहता यासिर भाई, वो ये थी कि पाकिस्तान ने शादाब खान को देखते हुए भी पता नहीं किस वजह से इमाद का चौथा ओवर नहीं कराया, हफीज ने सिर्फ एक ओवर किया, शेब मलिक चले नहीं। न्यूजीलैंड के पास मिडिल ओवर के अंदर जो ईश सूदी और मिचेल सार्टनर मौजूद हैं, मेरी अपनी जाती राय में ये ऑस्ट्रेलिया को तंग कर सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स आदी हैं मीडियम पेसर्स को, फास्ट बॉलर्स को हिट आउट करने के लिए। दुबई का ग्राउंड भी एक बड़ा ग्राउंड है। शादाब की जो 4 में से 3 आउट थे, वो क्लियरली वो 3 आउट थे जो उनको बाउंड्री पे कैचेस मिले, उनको हिट आउट करते हुए ऑस्ट्रेलियन टाइम नहीं कर पाए। पाकिस्तान ने थोड़ी गलती की, वहां स्पिनर्स को इतना यूटिलाइज नहीं किया, लेकिन आप देखिएगा कि केन विलियमसन इन दोनों बॉलर्स को बीच में बहुत स्मार्टली इस्तेमाल करना चाहेंगे। सही। आमिर भाई, अगर दोनों टीम्स के प्रीवियस मैचेस हम देखें, 6 मैचेस अगर हम देखें, तो उसमें एबिलिटी जो दिखाई देती है वो ऑस्ट्रेलिया की दिखाई देती है 190 to 200। अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो 170 हार्डली। तो आप क्या समझते हैं, एक तरफ न्यूजीलैंड की बॉलिंग स्ट्रेंथ बहुत मजबूत है, तो आज का मैच कितना तगड़ा देखते हैं? देखिए, काफ़ी तगड़ा, आपने अच्छी चीज़ें हाईलाइट की कि वाकई ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग लाइनअप है उसमें सकत है। उनके पास एक्सप्लोसिव प्लेयर्स हैं जो अपनी टीम के लिए ऐसा कर सकते हैं कि 200 के बियॉन्ड ले जाएं उनको। न्यूजीलैंड के पास ऑन द अदर साइड 2 बैट्समैन हैं जो डेंजरस है, एक नीशम है और गप्टिल है। बाकी जितने भी उनके प्लेयर्स हैं वो बड़ा सूंघ के खेलने वाले, इसलिए वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं और आपको वो वाली फीलिंग नहीं देते कि अच्छी विकेट जो आज प्रोड्यूस मेरा ख्याल है हुई भी है, हार्ड विकेट है, उसके ऊपर वो जो है वो इतना बड़ा जो है चेज़ कर जाए। उसके लिए ज़रूरी है, अगर उनने 170 से आगे बढ़ना है, गप्टिल को बड़ी इनिंग्स खेलनी पड़ेगी, उनके साथ किसी और को बड़ी इनिंग्स खेलनी पड़ेगी, और जो मोमेंटम है उसको कैरी ऑन करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप जो है कि कुछ ओवर्स रुक गए फिर अगले ओवर्स पे अटैक किया, आपको वो मोमेंटम जो कैरी आउट करना पड़ेगा, तब आप जाके वहाँ पे बढ़ोगे। और मैं ये समझता हूँ कि जो उनके विलियम्स हैं, जो जिन्होंने लास्ट मैच में स्कोर किया, विलियम्स के क्या ओपनर का नाम, मिचेल, उनका जो ग्रिप है, जो जिस तरह बल्ला पकड़ते हैं अपने बॉटम हैंड के साथ, वो उनको रिस्ट्रिक्ट करता है मिड ऑफ से लेके मिड, आपने पहले भी पॉइंट आउट किया हुआ है, फाइन लेग तक इस एरिया में खेलते हैं। इस तरफ उनको जो है या तो फुल टॉस होगी या पैरों में गेंद पड़ेगा। अब तो बहुत सारे लोग मेथोडिकल कहना शुरू हो गए। किस जो है बैट्समैन को कहाँ पकड़ना है। देखिए सऊदी ने थ्रू आउट बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। लास्ट मैच में जब लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन खेल रहे थे तो विलियमसन ने सेंटनर को यूज़ नहीं किया, सही, उन्होंने उसको होल्ड कर लिया, बाकी बॉलर से बॉल करा के उन्होंने काम चला लिया। आज सिर्फ वार्नर हैं लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, या मैथ्यू वेड जो नीचे बैटिंग करते हैं। वार्नर के इंजर्ड होने की खबरें हैं, अगर वार्नर आउट हो जाते हैं तो क्या समझते हैं इससे कितना कॉन्फिडेंस शेक होगा ऑस्ट्रेलिया का और एडवांटेज क्या मिलेगा न्यूजीलैंड को? दूसरा ये मद्देनजर रखते हुए कि कॉनवे भी अगर नहीं होते तो देखिए उनके पास जो उनके स्टाइफर्ट हैं जो विकेट कीपर बैट्समैन, वो भी कोई बुरे बैट्समैन नहीं है, सही, वो पूरा जॉब करेंगे। उनको पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ खिलाया था, वो इतना अच्छा नहीं कर सके, लेकिन अब उनको अपॉर्चुनिटी मिली, ऑब्वियसली वो कहेंगे कि मैं अच्छा करूं। वार्नर के ना खेलने से बड़ा एडवांटेज जाएगा न्यूजीलैंड को, क्योंकि अब पहले तो वो फॉर्म में नहीं थे, अब वो रिसेंटली स्पेशली सेमीफाइनल में स्कोर करके जिताने में किरदार तो उनका कॉन्फिडेंस स्काई रॉकेटिंग होगा। और उनका ना खेलना, और रिपोर्ट्स तो ये हैं कि शायद वो मैच खेलें, ना खेलना जाए न्यूजीलैंड के लिए जो है वो एक बड़ी अच्छी खबर है। सही, न्यूजीलैंड को कितना फायदा हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया का कॉन्फिडेंस कितना शेक हो सकता है, और अगर वार्नर फाइनल 11 में शामिल होते हैं तो फिर कितना बढ़ावा मिल सकता है उनको आज का मैच जीतने के लिए? इस पे अब्दुल गफ्फार साहब की राय लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ब्रेक। नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से गुफ्तगू को वहीं से शुरू करते हैं। अब्दुल गफ्फार साहब का मैं मौक़िफ़ लूँगा, लेकिन आमिर भाई एक सवाल उससे पहले आपसे कि अगर फ़र्ज़ कर लीजिए टॉस जो होता है उसका फ़ैसला जो भी होगा वो सामने आ जाएगा। फ़र्ज़ कर लीजिए ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है और फिर से वो बैटिंग की दावत दे देता है न्यूजीलैंड को, जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने एंड में जाके चेज़ करने में उसे मुश्किल का सामना था, तो क्या आज वही हिकमत अमली काम आएगी ऑस्ट्रेलिया की? देखिए, आज वो टेम्प्ट होंगे कि पहले बैटिंग करें, क्योंकि न्यूजीलैंड की वो वाली बैटिंग नहीं है जो उनको चैलेंज कर सकती है। अगर ये बड़ा टोटल लगा देते हैं बोर्ड के ऊपर, तो उसके बाद फिर जो न्यूजीलैंड के बैटर्स हैं वो मुश्किल में आएंगे। और मैं समझता हूँ कि अगर न्यूजीलैंड डिफेंड करेगा तो उसको जो है वो बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि उनकी बॉलिंग इस तरह की है। ऑस्ट्रेलिया अपनी थिंकिंग को फॉलो करेगा कि पहले बड़ा स्कोर सेट करो और फिर उसे वो टेम्प्ट होंगे। लेकिन जो इस वक्त ट्रेंड चल रहा है इस वर्ल्ड कप में, जो चेजिंग टीम्स है उनकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाई है अब जीतने की, तो आई थिंक वो ये भी चीज़ें सोचेंगे। और ऑस वाला फैक्टर भी तो है, सही, उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। अब्दुल गफ्फार साहब क्या समझते हैं, जिस तरह बात चल रही है कि यहाँ पे यूएई की पिचेस के ऊपर आप टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग नहीं करते, पहले फील्डिंग का फैसला करते हैं, तो चेजिंग मार्जिन जो है वो तो सबका ज्यादा देखने में आता है। तो जब ड्यू फैक्टर भी मौजूद था तो फिर चेज में ज्यादा टीमें जीती क्यों? उसकी वजह क्या नजर आती है? देखिए, जैसे आप लोगों ने खुद कहा कि टूर्नामेंट के अंदर पैटर्न भी यही है, और फिर इन पिचेस पे ड्यू फैक्टर गो के जिन लोगों ने मैच कवरेज की, मैंने उनसे पूछा अपने रिपोर्टर से भी कि इतना ज्यादा ड्यू नहीं था। आमिर भाई, खुशी मुझे ये कि हमने जो बातें डिस्कस की सवाल उसी के मुताबिक थे। सेम टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए एज ये कि वार्नर वापस हैं और वो टीम मजबूत भी दिखाई देती है। नॉकआउट मैचेस के हवाले से वो ये राय रखते हैं कि मुख्तलिफ कंडीशंस हैं, कुछ भी हो सकता है। क्या समझते हैं, पहले न्यूजीलैंड की बैटिंग न्यूजीलैंड के लिए सूदमंद या खतरे का बाइस? मैं समझता हूँ सूदमंद है, क्योंकि जो उन्होंने प्रेशर डालने की कोशिश की है, ऑस का बार बार जिक्र किया, उन्होंने प्रेशर डालने की कोशिश की है कि न्यूजीलैंड की टीम वो जो वो उन्होंने अश्योरेंस लेनी है, वो उसका आप कहते हैं ड्यू का 20 रन की, 15-20 रन की, उसके परसूट में वो जाएं और गलतियां करें। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम इस तरह की है कि वो इस तरह के पंगे नहीं करेगी, वो इतना ज़्यादा हेड नहीं सोचेगी। वो कहेंगे विद इन आवर लिमिट्स खेलते हैं, अगर एंड में हमें कोई सिचुएशन मिलती है हम वो ज़रा पुश करके 10-15 रन एक्स्ट्रा निकाल जाए। मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड की बैटिंग जो है, अगर ये 100 इस पिच के ऊपर 70-75 करती है, तो इनकी बॉलिंग जो है अगर ऑस नहीं पड़ती, बड़ा ही टफ टाइम देगी ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप को। क्योंकि अगर आप टीम सऊदी की बात करें, पहले मैच में जो 2 छक्के खाए उन्होंने, आपको याद होगा आसिफ से, उसके बाद अगर आप उनकी बॉलिंग देखें, हर मैच में आउट भी करते हैं और उनकी इकोनॉमी है 6 रन से कम। सही। उसके बाद सोडी भी जो है वो बीच में आके आउट करते हैं। आज सेंटनर भी जो है राइट हैंड बैट्समैन ज़्यादा होंगे, उनका भी रोल होगा। सो आई थिंक इन अ वे ये न्यूजीलैंड के लिए अच्छा हुआ है, क्योंकि न्यूजीलैंड को अगर आप 180 रन कर देते हैं तो उसके बाद फिर ये टीम जो है वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है 180-85 के ऊपर। लेकिन अब ये अपनी लिमिट में रह के स्कोर करने के बाद ये ऑस्ट्रेलिया को ग्राइंड कर सकते हैं, ये मैं आपको कह सकता हूँ। और मैं समझता हूँ कि मैच बड़ा तगड़ा होने के चांसेस हैं। सही। अब्दुल गफ्फार साहब, क्या राय रखते हैं, न्यूजीलैंड की पहली बैटिंग, स्कोर बोर्ड पे कितना स्कोर देख रहे हैं और आज के दिन कौन सा बैट्समैन चलता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, अगेन एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया ने जिस अंदाज से, उनके कप्तान ने भी कहा कि वो इस फाइनल को जिस अंदाज से देखें, कि आमिर भाई की बात से मैं मुत्तफिक हूँ। आई थिंक न्यूजीलैंड वोंट माइंड कि उनको इस सरफेस पे जो है वो दूसरी बॉलिंग करनी है। और जैसा मैंने आपको बताया कि ड्यू फैक्टर इतना ज्यादा नहीं है जितना डिस्कस हुआ। जो रिपोर्टर हमारे रिपोर्टर भी मौजूद थे, जो उन्होंने बात की कि सारी बात है, आईसीसी ने भी मेक श्योर किया है कि जो मिड इनिंग के अंदर ऑब्वियसली जो तमाम तर टेक्नोलॉजी है, इक्विपमेंट है, उसके जरिए वो फैक्टर को कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश फायदा करते ही हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑस्ट्रेलियन पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस फाइनल इज एक्चुअली रिमाइंडिंग मी अ फाइनल बिटवीन सिमिलर कंट्रीज 2015। मिचेल स्टार्क एक ऐसा वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर है जो शाहीन शाह अफरीदी की तरह इम्पैक्टफुल ब्लोज कर सकता है शुरू में, यानी कि पहले ओवर में कोई एक आध आउट या पहले 2 ओवर में 2 आउट। न्यूजीलैंड शुड बी वॉच आउट फॉर दैट फैक्टर। कि मुझे 2015 के फाइनल में ब्रेंडन मैकलम का वो बोल्ड नहीं भूलता। ठीक है, ये नया दिन है, नई अपॉर्चुनिटी है, लेकिन
मिचेल स्टार्क, ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर, डेफिनेटली विल गोइंग टू अटैक न्यूजीलैंड। उनका फ्रॉम द वर्ड को ये वही बॉलिंग लाइन नहीं है कि वो स्पिनर्स ले आएंगे या थोड़ा सा डिफेंसिव सोचेंगे। न्यूजीलैंड हैज टू बी वेरी केयरफुल इन द फर्स्ट 6 ओवर। वहीं से फिर उनका मोमेंटम बिल्ड ऑन होगा। तो बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि ये जो ऑस्ट्रेलियन टीम है, ऐसे ही नहीं नॉकआउट के 16 मैचेस अगेंस्ट न्यूजीलैंड जीते हुए, वो अटैक करते हैं। उनका एक प्रेशर है, एक ऑरा उनका है मौजूद ऑस्ट्रेलियन टीम का, जो हम पर भी है। हम भी नॉकआउट सारे मैचेस हारे हुए हैं। यही वजह है कि वो एडवांटेज लेते हैं, इनिशिएट करते हैं। न्यूजीलैंड शुड बी वेरी केयरफुल इन द फर्स्ट 6 ओवर, वहीं से मोमेंटम पाकिस्तान की तरह बनाए। वंस दे क्रॉस 170 मार्क, आई थिंक फिर ये मैच जो है ना 50-50 हो जाएगा। फिर मैच 50-50 हो जाएगा। तो नाज़रीन, फिर एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि फील्डिंग किसकी मजबूत है, बॉलिंग स्ट्रेंथ किसकी मजबूत है, ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेंथ जो है वो न्यूजीलैंड को कितने रन्स तक महदूद कर सकती है। कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। जिस तरह गुफ्तगू हो रही थी बॉलिंग स्ट्रेंथ की और फील्डिंग के हवाले से, तो बात को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। आमिर भाई, अगर हम फील्डिंग दोनों की देखें तो दोनों फील्डिंग में जान मारते हैं, लेकिन गुज़श्ता 6 मैचेस में अगर हम देखें तो कई मैचेस के अंदर कैचेस ड्रॉप हुए हैं दोनों तरफ से। तो आज के मैच में आप एक्सपेक्टेशन के हवाले से ग्रेस मार्क किस टीम को देंगे? न्यूजीलैंड को दूंगा, क्योंकि ओवरऑल उनकी फील्डिंग में एफर्ट बहुत ज़बरदस्त था और विकेट कीपर ने आई थिंक कैच ड्रॉप किया था, या एंड में फिलिप्स ने कैच ड्रॉप किया, लेकिन वो एक रन, फिलिप्स जिस तरह जान मारते थे वो जान मारे, एक रन जो है वो ज़्यादा हो गया। अदरवाइज अगर एज होगा तो ऑस्ट्रेलिया का होगा। और मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, फील्डिंग में एज ऑस्ट्रेलिया का होगा, न्यूजीलैंड का होगा। लेकिन मैं इतना बताऊं कि ये ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग लाइनअप है, अगर आपने इनको पाकिस्तान के खिलाफ बॉलिंग करते देखा है, ये फ्लैट विकेट के ऊपर टोटल गड़बड़ा गए थे। अगर आप स्टार्क की भी बात करें, पहले 2 ओवर उन्होंने अच्छे किए, लेकिन बाद में इनको काफ़ी छक्के भी पड़े। और आपने देखा कि हेज़लवुड जो था वो बिल्कुल नर्वस नज़र आ रहा था, आगे गेंद करने की कोशिश में वो फुल टॉसेस भी दे रहा था, मार भी खा रहा था। कमिंस ने कदरे बेहतर बॉलिंग की। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया ने टॉस तो जीत लिया, फाइन, लेकिन इनको डिसिप्लिन लेके आना पड़ेगा अपनी बॉलिंग में। अदरवाइज़ देखें, वो न्यूजीलैंड के बैट्समैन ठीक है, इतने बड़े नाम नहीं है, लेकिन उनमें एबिलिटी है कि वो कैश इन कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान ने गलती की थी, मैक्सवेल और दूसरे बॉलर्स को उन्होंने लूटा नहीं, तो वो कोशिश करेंगे इनके खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बनाएं। और आई थिंक वो जैम्पा को इतनी ज़्यादा वो जो है इस मैच में, मैं नहीं समझता कि वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की कोशिश करेंगे या उनको कॉशियस खेलेंगे। वो कोशिश करेंगे इसको विकेट ना दें, लेकिन एटलीस्ट हम लोग जैम्पा के ख़िलाफ़ अगर 40 नहीं करते तो 30 रन तो ज़रूर करें। अगर वो ये जो इम्पोर्टेंट पैसेज ऑफ प्लेयर है, मिडल ओवर्स, विकेट नहीं ज़्यादा उनकी गिरती पावर प्ले में, अगर वो ये कैश करते हैं तो मैं समझता हूँ कि मैच बहुत तगड़ा होने की उम्मीद है। अगर हम दोनों कप्तानों की बैटिंग देखें, 6 मैचेस हो गए, 6 मैचेस के अंदर केन विलियमसन मजमूई तौर पर 131 रन बना पाए, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। एरॉन फिंच के अगर देखें तो 119 रन हैं। तो बतौर कप्तान आप उनकी बैटिंग कैसे देखते हैं? माना ये जाता है कि बैटिंग लाइन को मजबूत भी कप्तान करता है, वो कैप्टन इनिंग्स खेलता है, तो क्या इन दोनों की अभी तक आपने कोई कैप्टन इनिंग देखी? स्ट्रगल कर रहे हैं। एक मैच में फिंच ने काफ़ी अच्छी हिटिंग की थी, लेकिन आई थिंक चूँकि फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है, आपको प्रेशर फील होता है, बड़े वल्नरेबल हैं। अगर शुरू में आएँ और स्पेशली बोल्ट के ख़िलाफ़, आपने देखा जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी के ख़िलाफ़ गेंद हल्का सा अंदर आया और उनको समझ ही नहीं आई मैंने करना क्या है, पैड आगे किया हुआ था, तो वो उनके न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर गेंद को अंदर लेके आते हैं, बोल्ट जो है, और वो वल्नरेबल हैं। लेकिन दोनों ने अपनी टीमों को हैंडल बहुत अच्छा किया। ठीक है, एज ए बैट्समैन उनसे रन्स नहीं हुए, लेकिन कैप्टनसी में उन्होंने जो है वो इतना ज़्यादा आपको झोल नहीं दिखाया। उन्होंने अपने रिसोर्सेज को बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया। देखिए, उन्होंने ट्राई करते रहे, उन्होंने बॉल जो किए हैं रिजवान को, वो मिडल से वो गेंद अंदर लेके आ रहे थे, क्योंकि ये शॉट खेल रहा था और उसमें चांसेस भी क्रिएट हुए। सही 2 दफ़ा आउट करने का चांस हुआ, लेकिन
फॉर्चुनेटली फॉर पाकिस्तान वो कैच ड्रॉप हो गए। सो ये अपना आके रोल एज ए कैप्टन दोनों कप्तान जो हैं बड़ा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन दोनों यही चाहेंगे कि आज के मैच में लीड फ्रॉम द फ्रंट। दोनों कप्तान स्पेशली केन विलियमसन चाहेंगे कि उनके बल्ले से आज कुछ ना कुछ ज़रूर हो ताकि उनकी टीम इतने बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में अच्छी पोजीशन पे जा सके। सही। अब्दुल गफ्फार साहब क्या राय रखते हैं, दोनों कप्तानों की कप्तानी थ्रू आउट द टूर्नामेंट कैसी रही, और आज के मैच में दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो कौन से कप्तान की बैटिंग आज आपको चलती हुई दिखाई देती? देखिए नहीं की है, लेकिन दोनों बिल्कुल भी उनके शाया निशान नहीं था। वो बहुत अर्ली कर गए थे उस मैच के अंदर, वो शॉट भी स्कोप किया, वो उनकी बिल्कुल करेक्टरिस्टिक किस्म का शॉट नहीं है। बड़े कूल काम कस्टमर हैं, लेकिन फाइनल जीतने के लिए, आईसीसी नॉकआउट मैचेस जीतने के लिए आपको थोड़ा सा तो इंटेंट शो करना पड़ता है, जो आपको बैटिंग के अंदर न्यूजीलैंड को मुझे लगता है दिखाना पड़ेगा। थोड़ी सी उनकी वो जो अप्रोच है ना, वो पॉजिटिव उनको रखनी पड़ेगी। लेकिन वो पे बड़ा अच्छा एक आर्टिकल लिखा सिद्धार्थ मोहम्मद राइट, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने सिर्फ 71 रन बनाए थे पावर प्ले में, शायद टूर्नामेंट की सबसे बेस्ट पिच पर। वही चीज कहीं ना कहीं पाकिस्तान को शॉर्ट करा के वो वाज नॉट सेइंग कि आप सारे बड़े, बट ये वो इंटेंट है जो आपको शो करनी पड़ती है। तो आई थिंक न्यूजीलैंड को भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले 10 ओवर में पावर प्ले का इस्तेमाल भी अच्छा कर रहे हो। जैसे आमिर भाई कहते हैं कि दे कैन नॉट अफोर्ड टू प्ले आउट जंपा, उनको जंपा पे भी रन करने पड़ेंगे। तो हालांकि स्टॉयनिस और जो फैक्टर बनता है मैक्सवेल का 5 पे बॉलर का, उसको तो बिल्कुल लूट मार होनी चाहिए, लेकिन जंपा पे भी आपको रन तो करने ही पड़ेंगे। पाकिस्तान ने भी गलती की कि वी डिडंट अटैक जंपा, हमने विकेट भी दिए, हम पावर प्ले में भी इतना नोट नहीं थे क्योंकि हमारी बेस बनी हुई थी। तो न्यूजीलैंड, केन विलियमसन उनके लिए बहुत जरूरी है कि इंटेंट शो करें। देखिए अब ऑस्ट्रेलिया से टॉस हारने के बाद न्यूजीलैंड को पहले खुद अपनी पोजीशन बनानी है। इफ दे हैव टू स्कोर अराउंड 170 प्लस, तो उनको फिर इंटेंट वो रखनी पड़ेगी। और फिर आखिर में जैसे आमिर भाई भी कह रहे थे कि अगर आपको मौका मिलता है देन यू कैन गो फॉर 190 और 180 और समथिंग, बट न्यूजीलैंड हैज टू शो इंटेंट, उसको करना पड़ेगा अगर मैच जीतना है और ऑस्ट्रेलिया को हराना है। ठीक। आमिर भाई, अगर न्यूजीलैंड की बैटिंग की बात करें तो आज के दिन आपको कौन सा बल्लेबाज चलता दिखाई देता है? मिचेल की बात कर लें, केन विलियमसन की कर लें, गप्टिल की कर लें, या नीशम की कर लें? देखिए उनके ऊपर तो बैंक कर रहे हैं ना कि आपको बड़े ओवर लेके दें। मैं समझता हूँ केन विलियमसन और स्टैफर्ड, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं आज न्यूजीलैंड के लिए। इनका करना बहुत, क्योंकि आप हर मैच पे गप्टिल के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, हर मैच पे आप मिचेल के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। इन दोनों के ऊपर भी आपने उसको यूज़ करना है, नीशम की एबिलिटी को यूज़ करना है। अगर आप उनको ये कहेंगे कि वो जाके सिंगलें भी बना के दें और आपको छक्के भी मारे, वो वाला बैलेंस उनकी बैटिंग में नहीं है। सो मैं समझता हूँ स्टैफर्ड और केन विलियमसन, और ओपनर्स में से एक को लंबी इनिंग्स खेलनी पड़ेगी जिस तरह मिचेल ने लास्ट इनिंग्स खेली। अगर ये इस प्लानिंग के साथ चलते हैं और उसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, आई थिंक जिस तरह की पिच है न्यूजीलैंड माइट इज ऑस्ट्रेलिया। तो अगर ऑस्ट्रेलिया की हम बैटिंग लाइन की बात कर रहे हैं तो उनमें से कुछ प्लेयर हैं जो एक्स फैक्टर वाले हैं, लेकिन आप बैटिंग लाइन देखें चलती कहाँ तक है, तो उसमें हदफ किसको बनाना चाहिए कि ये अगर इसकी विकेट मिल गई तो हमें काम मिल सकता है? देखिए बात यह है कि न्यूजीलैंड इस मैच में तैयारी करके आया होगा, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए फोर्स चेंज तो करनी पड़ी उनको स्टैफर्ड की विकेट कीपर, क्योंकि कॉनवे जो है वो अब उन्होंने अपने आप को इंजर कर लिया। वो बल्ला जब आउट होने के बाद हाथ पे मारा, तो ये काफ़ी लोगों को सीखना पड़ेगा। आउट होके इस तरह नहीं करते, अगला मैच मिस हो जाता है। सो दोनों टीमें देखें, अगर आप इस तरफ जाएं तो आपको एक्स फैक्टर वाले प्लेयर्स हैं, इधर बड़े क्वाइटली कॉन्फिडेंट प्लेयर आपको नज़र आते हैं। और कई दफ़ा ये होता है जो फ्लेयर और जो एक्स फैक्टर वाले प्लेयर हैं, अगर वो प्रेशर फील करें और अगर आप उनके खिलाफ अच्छी प्लानिंग लेके आएँ, तो ये न्यूजीलैंड की जो बॉलिंग लाइनअप है ये बहुत इंटेलिजेंट बॉलिंग लाइनअप है। आप दोनों कंपैरिजन सकते हैं। अगर आप कंपैरिजन देखें तो क्या समझते हैं आज मेथोडिकल वर्सेस मेथोडिकल है या कुछ और? देखिए ऑस्ट्रेलिया मेथड भी है, फ्लेयर भी है। सही। आप देखें न्यूजीलैंड को आपने ज़्यादा जो है वो समझना है कि वो कॉन्फिडेंट टीम होगी, क्योंकि उन्होंने जो फेवरेट टीम थी इस वर्ल्ड कप की, इंग्लैंड, उनको हराया है और बड़ा तगड़ा मैच उन्होंने हराया है। ये नहीं है कि उन्होंने वो क्या कहते हैं वो इंग्लैंड वॉक ओवर हो गया, उनको मेहनत करके मैच जीतना पड़ा। तो आई थिंक ये जो इंग्लैंड को इन्होंने हराया, इनको ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ
अगर हम लोग उनके ज़बरदस्त बल्लेबाजों को पकड़ सकते हैं तो ये उनसे ज़्यादा तगड़े बल्लेबाज नहीं और फॉर्म में भी नहीं है, तो हम इनको पकड़ लेंगे। के बाद जो फेवरेट टीम थी ऑस्ट्रेलिया ने उसको भी तो हराया। नहीं, वो ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने उनको हराया, लेकिन उनकी आप देखें उनकी बैटिंग जो बॉलिंग थी ऑस्ट्रेलिया की वो गड़बड़ाई हुई थी उस मैच में। बॉलिंग वाइज उनको कॉन्फिडेंस नहीं मिला। अगर आप न्यूजीलैंड का मैच देखें तो उनको बॉलिंग में भी कॉन्फिडेंस मिला, इंग्लैंड को रिस्ट्रिक्ट करके, और उनको चेज डाउन करके स्कोर जो है उनको कॉन्फिडेंस मिला हुआ है। सो आई थिंक कि जो ज़्यादा कॉन्फिडेंट टीम इस फाइनल में है वो मेथड वाली टीम है न्यूजीलैंड की, और मैं पर्सनली यही चाहता हूं कि न्यूजीलैंड की टीम अच्छा करे। एक आखिरी सवाल अब्दुल गफ्फार साहब, वक्त खत्म हो रहा है प्रोग्राम का, क्या समझते हैं आज के दिन अगर ऑस्ट्रेलियावी बल्लेबाज अगर देखें तो कौन चलेगा, मैथ्यू वेड, स्टॉइनस या वार्नर? देखिए वार्नर तो बहुत की है क्योंकि वो अटैक करते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भी उनके जो 160 का स्ट्राइक रेट था, ही एक्चुअली सेट द टोन। उन्होंने पाकिस्तान को शुरू से अंडर प्रेशर रखा, उनकी विकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ऑब्वियसली मैक्सवेल एक ऐसे प्लेयर हैं जो इस टूर्नामेंट में इतने ज़्यादा हमें रन करते दिखाई नहीं दिए, लेकिन वो हमेशा जो नॉन एशियन टीम्स हैं उनके खिलाफ बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, जो कि गेंद उनके बैट पे आता है, अटैक करते हैं, वो स्पिनर्स को भी अच्छा कहते हैं। तो मैक्सवेल और वार्नर आई थिंक दीस टू विल बी द मोस्ट इंपैक्ट प्लेयर। मैं समझता हूं फिंच उनके कप्तान को आज रूल आउट नहीं करना चाहिए। सही, वो इस तरह का प्लेयर है कि उसने आना है, वो कई दफ़ा इस तरह की बैटिंग करता है, वो आता है, वो कहता है देखी जाएगी, वो मारनी शुरू कर देता है और उसकी लगती चली जाती है। सही, तो नाज़रीन गेम को एंजॉय कीजिए, उम्मीद करते हैं कि आज जो भी खेल पेश करेगा अच्छा खेल पेश करेगा। बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ्फार साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन आपके मैच के बाद इसी प्लेटफॉर्म पे अभी के लिए मुझे और आमिर भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।